हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। 12th यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 फिजिक्स का पेपर सेट नंबर 346 FX, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ये आपके सामने प्रस्तुत है। इसको देखें और इसका फायदा उठाएं। इसमें सेक्शन ए जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 का क है कि लेंस मेकर सूत्र 1/f इक्वल्स टू n-1 1/r1 - 1/r2 में कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त होती है। तो अब इसमें दिया गया है सदैव प्रथम, द्वितीय, प्रथम या द्वितीय कोई भी और इनमें से कोई। तो देखिए इसमें अगर उत्तल है तो उत्तल के केस में प्रथम फोकस यहाँ ये बना, द्वितीय फोकस ये यहाँ पर होता है। इसी तरह से अवतल है तो द्वितीय फोकस यहाँ पर और ये प्रथम फोकस इसका यहाँ होता है। दोनों ही लेंसों में द्वितीय फोकस को ही लिया जाता है। जो प्रिंसिपल फोकस होता है, मेन फोकस होता है, यह द्वितीय फोकस होता है। इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा सदैव द्वितीय। एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है? तो एन टाइप अर्धचालक जो बनता है उस एन टाइप अर्धचालक में जो पेंटावेलेंट मिलाते हैं इम्प्योरिटी, तो उसमें होता क्या है कि जो नेट चार्ज होता है वह शून्य होता है। तो एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति विद्युत उदासीन होती है। नाभिकीय अभिक्रिया 7n15 + 0n1 और यह है 6c14। तो इधर देखेंगे आप 7 और 0 ये 7 हुआ तो इधर भी 7 होना चाहिए, तो 6 1 7 यानी p के साथ ये 1 होना चाहिए। ये 15 है और ये 1 है तो 16 हो गया, ये 14 है तो ये 2 हो गया। इसका मतलब है कि जिसका परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु द्रव्यमान 2 हो। तो अब देखिए प्रोटॉन के लिए 1h1 होता है, ड्यूटेरॉन 1h2 होता है, अल्फा 2he4 होता है। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए -1e0 होता है। तो इसमें आपका क्या मैच कर रहा है? 1h2 मीन्स ड्यूटेरॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यूटेरॉन। अब ये इसका घ देखें। 5 समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में कुल तुल्य प्रतिरोध R1 और R2 है। यदि R1 बराबर nR2 तो n का संभाव्य मान क्या होगा? तो अगर हम इसको R मान लेते हैं, सभी प्रतिरोध R हैं, तो सीरीज में R1 बराबर 5 को जोड़ेंगे तो 5R हो जाएगा। और इसको अगर मान लेते हैं कि यह समानांतर में R2 है तो 1/R2 बराबर 5/R हुआ, यानी R2 बराबर R/5। कंडीशन के हिसाब से दिया है कि R1 बराबर nR2 है, तो R1 बराबर nR2 तो R1 की जगह 5R और n टाइम्स R2 की जगह पे R/5। अब इधर R से R कट गया और इस 5 को इधर भेजेंगे तो n बराबर 25। तो इसका आंसर हो जाएगा 25। तीसरा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है ये बताना है। तो अब देखिए वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है E इंटू ए, E इंटू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और A एरिया क्षेत्रफल। तो E का हो गया वोल्ट अपान मीटर और A का हो गया मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो बच गया वोल्ट इंटू मीटर। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर। यदि अमीटर तथा मिलीमीटर का प्रतिरोध X1 तथा X2 हो तो क्या संबंध होगा? तो देखिए अमीटर और मिलीमीटर दोनों उपयुक्त शंट के साथ धारामापी के रूपांतरित उपकरण है। यदि धारामापी का प्रतिरोध G है तो पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए आवश्यक धारा Ig हो तो प्रयुक्त शंट का प्रतिरोध S बराबर Ig/I - Ig इंटू G होता है। रूपांतरित अमीटर का जो परिणामी प्रतिरोध होता है Ra बराबर अमीटर का जो तुल्य प्रतिरोध होगा SG/S+G, और इसको सिंप्लीफाई करें तो G/1 + G/S होता है। अमीटर के लिए I का मान जो है अधिक है, अमीटर के लिए I का मान अधिक है, जिसे S का मान कम होगा, परिणाम स्वरूप Ra का मान कम होगा। लेकिन जब मिलीमीटर होगा तो इसके लिए S का मान अधिक होगा, अधिक होने के कारण R मिलीमीटर का मान अधिक होगा, यानी Ra इज लेस देन Rma। इस प्रकार X1 इज लेस देन X2। तो ये ऑप्शन होगा थर्ड। ये पेपर है, अब इसमें आप क्रम से सबके आंसर देखेंगे। तो सेक्शन ए का जो आप कॉपी में लिखेंगे तो लिखने का सही तरीका ये होता है। एक का क का कौन सा सही है,
ख का कौन सा सही है, ऑप्शन के साथ जो है इसको हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। विद्युत शक्ति के एसआई तथा एमकेएस मात्रक के बीच संबंध लिखिए। धारावाही चालक के चारों ओर किस प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्यों होता है। एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट क्रमशः निर्वात की विद्युतशीलता और चुंबकशीलता को प्रदर्शित करें तो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करेगी। प्रकाश किरण तथा तरंगाग्र में क्या संबंध होता है। ठोसों में ऊर्जा बैंड को परिभाषित कीजिए। प्रकाश विद्युत खोज किसने किया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था, ये आपको लिखना है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है और वाट मीन्स क्या होता है, एमकेएस जूल बटा सेकेंड। तो इसके बीच जो संबंध है ये क्या बनेगा, P बराबर W/T होता तो जूल बटा सेकेंड और ये वाट हो जाता। तो यही हो गया रिक्वायर्ड रिलेशन। धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है क्योंकि धारावाही चालक में इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं और धनात्मक आयन स्थिर रहते हैं। और ये संबंध होता है μ0 एप्सिलॉन नॉट में 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ये C होता है और C मीन्स होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। यह भौतिक राशि निर्वात में प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करेगा। प्रकाश किरण जो है तरंगाग्र के लंबवत होता है और ठोसों में ऊर्जा बैंड निकटतम दूरी के ऊर्जा स्तर का एक समूह होता है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने किया। तो ये हो गया सेक्शन बी के 6 क्वेश्चन 1-1 नंबर के। अब खंड ग होगा। खंड ग 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। 2 वोल्ट के स्रोत से 10 माइक्रोफैराड धारिता का संधारित्र आवेशित किया जाता है। पहले फाइंड करना है कि स्रोत से प्राप्त ऊर्जा और संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा है एक 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है। 2.8 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर फर्स्ट सेल के खुले सिरों पर विभवांतर तथा सेल से प्राप्त धारा की गणना कीजिए। और इसी प्रकार है तरंग दैर्घ्य लैम्डा, तरंग का गुण संवेग p, कण का गुण प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा बराबर h/p और p बराबर h/लैम्डा क्या प्रदर्शित करेंगे ये आपको बताना है। साथ ही साथ घ है नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति इतनी दी गई है तो बंधन ऊर्जा जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना है। ये सेक्शन सी 3 का क देखिए दिया गया है V बराबर 2 वोल्ट, C बराबर 10 माइक्रोफैराड। तो स्रोत से जो प्राप्त ऊर्जा होती है ये होती है CV स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स हो गया C का मान 10 गुणे 10 की घात -6 और इंटू V 2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4 × 10⁻⁵ जूल हो गया। संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर हाफ CV स्क्वायर होता है तो इसका हाफ हो जाएगा 2 × 10⁻⁵ जूल। 3 का ख सेल का विद्युत वाहक बल दिया गया 1.5 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है और बाह्य प्रतिरोध 2.8 ओम है। तो सेल से प्राप्त धारा I बराबर होगी E/R+R। 1.5 बटा 2.2 प्लस 2.8 ये 3 हो गया, 1.5 बटा 3 यानी 0.5 एम्पियर। और सेल के खुले सिरों का जो विभवांतर है V बराबर I × R, I का मान 0.5 है और कैपिटल R जो है 2.8 है तो 1.4 वोल्ट प्राप्त होगा। 3 का ग लैम्डा बराबर h/p यह कण के तरंग प्रकृति को बताता है और p बराबर h/लैम्डा तरंग के ये लैम्डा बराबर h/p कण के तरंग प्रकृति को और ये जो है कण प्रकृति को तरंग के जो है कण प्रकृति को p बराबर h/लैम्डा जो है प्रदर्शित करता है। नाभिक की द्रव्यमान क्षति डेल्टा m बराबर 2 × 10⁻⁶ kg दिया गया है। बंधन ऊर्जा होती है U बराबर डेल्टा m × c स्क्वायर। तो डेल्टा m 2 × 10⁻⁶ kg और c 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये मिल जाएगा 1.8 × 10⁻11 जूल। अब इसकी बंधन ऊर्जा जो है EV में बताना है तो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इसको डिवाइड करिए तो 1.6 10⁻19 से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा 1.125 × 10⁻30 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 का क निम्नलिखित
किन किन कारकों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध और चालक का प्रतिरोध। तो देखिए, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है? R प्रोपोर्शनल L, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। दोनों जो मतलब इसमें जो सेल के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड इमर्ज किए जाते हैं, डूबे हुए होते हैं, उनके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R प्रोपोर्शनल C जो है यह विद्युत अपघट्ट की प्रकृति एवं सांद्रता पर भी निर्भर करता है, और R प्रोपोर्शनल ताप विद्युत अपघट्ट के ताप पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। R प्रोपोर्शनल L, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और ताप के समानुपाती निर्भर करता है। ख, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग को समीकरण E बराबर 100 cos 6 × 10⁸ t + 4x वोल्ट पर मीटर से निरूपित किया जाता है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। तो देखिए, E बराबर 100 cos 6 × 10⁸ t + 4x वोल्ट पर मीटर है। अगर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन E = E0 cos ωt + kx से कंपेयर करें तो ओमेगा बराबर 6 × 10⁸ हर्ट्ज, के बराबर 4 पर मीटर। तो माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है C/v। C जो है यह निर्वात में प्रकाश की चाल और v माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम में प्रकाश की चाल ये सेकंड से प्राप्त होगा, अभी ये मिल जाएगा 2। माध्यम में तरंग की चाल v बराबर ओमेगा बटा k होता है। ओमेगा का मान दिया गया है और k का मान दिया गया है, तो ये मिल गया और इसका यूज यहां पर दिया गया है। अब EY बराबर E अगर मानते हैं तो 100 cos 6 × 10⁸ t + 4x वोल्ट पर मीटर है। B0 बराबर होता है E0/c। E0 का मान यहां से मिल जाएगा, तो ये 100 हो गया अपान c, प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 33.3 10⁻⁸ टेस्ला आएगा, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं या ऐसे रखने दें। तो B बराबर BZ। क्यों BZ? इसलिए कि यह x दिशा में ऑलरेडी है और E का मान जो है, E का मान किधर है? Y के अलांग है, और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर Y के अलांग E है तो Z के अलांग B होगा, क्षेत्र होगा। तो इन दोनों के अतिरिक्त माने इसके लंबवत x दिशा में तरंग का संचरण होगा, यानी तरंग के संचरण की दिशा होगी। चुंबकीय पदार्थों में अंतर, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ, ये उदाहरण के साथ पूछे गए हैं। तो आप इस तरह से इसका टेबल बनाएंगे और ये क्रम से इसका आंसर उदाहरण के साथ लिख देंगे। अब इसमें तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां उदाहरण है। आप कोई 3 या 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन उदाहरण भी पूछा गया है तो उदाहरण देना आवश्यक है। 4 का घ न्यूमेरिकल पार्ट है। क्वेश्चन में दिया गया कि प्रिज्म कोण जो है न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है, यानी A बराबर डेल्टा m दिया गया है। तो जो अल्पतम विचलन की स्थिति होती है तो डेल्टा m बराबर 2i माइनस a होता है। तो इससे a बराबर 2i माइनस a, और अगर हम a का मान जो है यहां से डेल्टा m रखेंगे तो उस केस में क्या आएगा? अब जैसे इनको सिंप्लीफाई करने पर 2i बराबर 2a हो गया, तो i बराबर a हो गया। अपवर्तन कोण r प्लस r बराबर a, तो यानी r बराबर a/2 हो गया। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा म्यू बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2 साइन a/2। अब यहाँ पर मान रख देते हैं, तो डेल्टा m की जगह पे जब a रखेंगे तो a 2a होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो a बचेगा। अब इसको हम 2 साइन a कास a के फॉर्म में रखेंगे तो ये a है, इसलिए 2 साइन a/2 कास a/2। साइन a/2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2 कास a/2। तो म्यू बराबर हो गया 2 कास a/2। इसके बाद 4 के अंग में अग्र अभिनत और पश्च अभिनत, ये इससे संबंधित पूछा गया है। फिगर बनाना है और इसके साथ बताना है
कि पीएन संधि में अगर धारा बहुसंख्यक के कारण और पश्च में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के। क्वेश्चन नंबर 5 का, एक प्रोटॉन, एक ड्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से 10⁵ टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं। उनके परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी गई है 10⁵ टेस्ला, सभी कणों के लिए समान है। QP, P फॉर प्रोटॉन, इसका आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा, धनात्मक। MP, मास ऑफ प्रोटॉन, मान लेते हैं m। ड्यूट्रॉन के लिए D, ड्यूट्रॉन लगाया गया है, इसका भी आवेश E होगा, जो इसका द्रव्यमान होगा यह प्रोटॉन के द्रव्यमान का दुगुना होगा, तो यह 2m हो गया। इसी प्रकार अल्फा कण के लिए Q अल्फा 2e हो गया, m अल्फा 4mp, माने मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो गया, तो 4m हो गया। परिक्रमण काल T बराबर होता है 2πm/qb, तो यहाँ से T प्रोपोर्शनल m/q, बाकी सभी कणों के लिए समान है। अब TP प्रोटॉन के लिए, ड्यूट्रॉन के लिए, अल्फा कण के लिए जो अनुपात होगा ये ऐसे बनेगा, mp/qp अनुपाते md/qd अनुपाते m अल्फा/q अल्फा। अब यहाँ पे मान रख देते हैं, तो मान रखने पर ये m/e, md ये 2m हो गया और qd e हो गया, m अल्फा 4m हो गया और ये t। तो e और ये देखिए कुछ जो कैंसिल हो रहा है उसको कट कर लेंगे और m/e सब में बराबर है, तो यहाँ पर जो अनुपात मिला यह 1, 2 और ये 2 दूना 4, ये भी 2 गया, तो 1:2:2 का मिला। यानी इनके परिक्रमण कालों का जो अनुपात होगा यह 1:2:2 होगा। ख, निम्न परिपथ में ये फाइंड करना है आपको। इस परिपथ में जो है ये दिया गया है कि ये 400 ओम है, यह 120 वोल्ट इसके ऊपर है और इसके ऊपर भी 120 वोल्ट है। यहाँ पे सप्लाई है V बराबर 200 cos 50πt वोल्ट। परिपथ में धारा, प्रतिरोध पर विभव और प्रेरकत्व और संधारित्र के विभवों के बीच कलांतर फाइंड करना है। तो R का मान दिया गया, VL और VC दिया गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि VL और VC आपस में बराबर है। जब आपस में बराबर हो तो इसका मतलब है कि XL और XC भी बराबर होंगे, इस वजह से परिपथ अनुनादी होगा, यानी XL बराबर XC है। तो इस स्थिति में Z बराबर R हो जाता है, तो परिपथ की जो प्रतिबाधा है यह 400 ओम हो जाएगी। V बराबर 200 cos 50πt दिया है, इसको कंपेयर करेंगे V0 cos ओमेगा t से, तो ओमेगा का मान यहाँ पर मिलेगा 50π मिलेगा, V0 200 होगा। तो परिपथ में तो धारा है I बराबर V0/Z, तो 200/400 यानी 0.5 एम्पियर होगी। प्रतिरोध पर जो विभव होगा VR बराबर I × R यानी 0.5 × 400 200 वोल्ट। प्रेरकत्व और संधारित्र के विभव के बीच कलांतर, तो प्रेरकत्व और संधारित्र के विभव के बीच कलांतर जो है 180 डिग्री होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक गोलीय दर्पण में फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी -20 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित की गणना कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस बिंदु की दूरी, दर्पण के ध्रुव से उसके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। देखिए ये जो दर्पण होता है यह किसी गोलीय पार्ट का, माने गोली का हिस्सा होता है, तो ये छोटा सा हिस्सा है। इसका जो वक्रता केंद्र होता है वही उसका सेंटर होता है, और इसका जो फोकस होता है यह इसके पोल और सी का आधा होता है। यानी जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इस प्रकार से फोकस बिंदु F और C के बीच की जो दूरी है FC बराबर F और C, इसके बीच की दूरी -20 सेंटीमीटर है। गोलीय दर्पण में फोकस बिंदु F वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच में होता है, तो PF बराबर FC यानी -20, और इस प्रकार से दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस बिंदु के बीच की दूरी यानी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। तो दर्पण की फोकस दूरी PF बराबर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। दर्पण के ध्रुव से उसके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ये C से P के बीच की दूरी। तो इस तरह से दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है R बराबर PC, तो ये हो जाएगा -20 -40 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैग्नीट्यूड का सवाल है, तो 40 सेंटीमीटर। प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा नॉट और देहली आवृत्ति न्यू नॉट से आप क्या समझते हैं? संतृप्त धारा तथा अंकक विभव का मान किन कारकों पर निर्भर करता है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य क्या होती है? आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य
जिससे कम पर फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है किंतु उससे अधिक पर नहीं, उसे इस पदार्थ के लिए देहली तरंगदैर्ध्य लैम्डा नॉट कहते हैं। यह भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति जो है क्या होती है? आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है किंतु उससे कम पर नहीं, उसे उस पदार्थ के लिए देहली आवृत्ति न्यू नॉट कहते हैं। यह भी भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। संतृप्त धारा का मान आपतित प्रकाश पर निर्भर करता है। संतृप्त धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अंतक विभव का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति के साथ रैखिक रूप से लीनियरली जो है ये बढ़ता है। अंतक विभव का मान उत्सर्जक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर। अंग पीएन संदिष्टकारी किसे कहते हैं? अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के परिपथ आरेख खींचिए। ये बच्चे बहुत इसकी तैयारी करते हैं। और इसी के साथ है एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों की तुलना कीजिए, लेकिन किस आधार पे? अपमिश्रण पदार्थ की प्रकृति पर, बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक पदार्थ की प्रकृति पर, ये आपको बताना है। तो जो पीएन संदिष्टकारी है यह जो है कैसे आप दिखाते हैं? ये प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया को दिष्टिकारी कहते हैं और इस क्रिया में उपयुक्त उपकरण को दिष्टकारी उपकरण कहते हैं। अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए ये चित्र होता है जिसमें एक डायोड का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी में 2 डायोड का प्रयोग किया जाता है। ये फिगर आप बना देते हैं। इसका अथवा पार्ट है कि एन टाइप और पी टाइप में अंतर बताना है प्रकृति पर। तो एन टाइप में पंच संयोजकता वाले अपद्रव्य मिलाए जाते हैं और पी टाइप में त्रिसंयोजकता, बहुसंख्यक और आवेशवाहक। इसमें बहुसंख्यक आवेश एन टाइप में इलेक्ट्रॉन और अल्पसंख्यक आवेशवाहक कोटर होते हैं। पी में बहुसंख्यक आवेश कोटर और अल्पसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालकता और गतिशीलता, तो इसमें सिग्मा एन बराबर ई एन डी, ये डी फॉर डोपेंट है और यहां पर ए फॉर एक्सेप्टर्स है। तो E इंटू एन डी म्यू ई जो है ये इसकी चालकता है। तो इस प्रकार से ये दोनों इसके बीच में संबंध हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक सी धारिता के संधारित्र को Q आवेश और V विभवांतर से आवेशित करने पर उसके प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E और विद्युत स्थितिज ऊर्जा U प्राप्त होती है। यदि संधारित्र को स्रोत से अलग करके उसके प्लेटों के बीच पूर्णतया K परावैद्युतांक पदार्थ की बराबर मोटाई रख दी जाए तो निम्नलिखित के नए मान की गणना कीजिए। ये देखिए 5 पार्ट है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक एक। और इसी के साथ जो है सेल तथा बैटरी में क्या मुख्य अंतर होता है, किन दशाओं में सेलों का आंतरिक संयोजन उपयोगी होता है और क्यों होता है, ये लिखना है। कोई एक पार्ट आप करेंगे, यहां पर मैं आपको दोनों का आंसर बताता हूं। तो देखिए जब किसी आवेश को आता है तो आवेशित करने के पश्चात उस पर क्या परिवर्तित नहीं होता है? उस पर जो परिवर्तित नहीं होता है मतलब जो उस पर आवेश संचित हो गए थे वह आवेश बराबर होता है। तो जब आवेश बराबर होता है तो धारिता में क्या होता है कि जब K अगर इंसर्ट कर दिया गया तो K टाइम्स बढ़ जाता है, तो नई धारिता C डैश बराबर K इंटू C हो जाएगी। आवेश वही रहेगा तो विभवांतर V नॉट बराबर Q अपान C नॉट हो जाएगा नए केस में, और C नॉट का मान KC है तो ये 1 बटा K Q बटा C, और Q बटा C जो है यह क्या है, Q बटा C जो है ये V हो गया। तो इस तरह से V बटा K यानी इसमें घट जाएगा। विद्युत क्षेत्र E डैश बराबर V डैश अपान D, यहाँ पर भी जो है V डैश का मान रखेंगे तो V डैश का मान V बटा K आएगा इंटू D, तो 1 बाई K V बाई D यानी E बाई K, ये भी उसी रेशियो में घट जाएगा। और विद्युत स्थितिज ऊर्जा U डैश बराबर हाफ C डैश V डैश स्क्वायर, C डैश के जगह पर KC, V डैश के जगह पर V बटा K का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा 1 अपान K टाइम्स 1 अपान CV स्क्वायर यानी U बटा K। तो ऊर्जा भी उसकी K टाइम्स घट जाएगी। इसके बाद ये सेलों के संयोजन से है। तो सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं।
ये हो गया। और श्रेणी क्रम संयोजन में धारा जो है I बराबर NE/NR प्लस R होती है, ये आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो अब इसमें जो है अप्रॉक्सीमेशन आप लाद बताते हैं कि क्या होगा। तो देखिए सेल को जो है जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक होता है तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर एक सेल के बराबर धारा प्राप्त होती है। लेकिन जब बहुत बाह्य प्रतिरोध की तुलना में आंतरिक प्रतिरोध कम होता है तो अधिक धारा प्राप्त हो रही है। तो ऐसी स्थिति में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कोई बेनिफिट नहीं होगी, तो हमको जोड़ना पड़ेगा समांतर क्रम में। सेलों का समांतर क्रम संयोजन, इस स्थिति में ये इसके आप जो सूत्र हैं ये लगाएंगे और फिर ये फाइंड करेंगे। तो ये दोनों कंडीशन दिखा दिया गया है कि किस स्थिति में यह लाभकर है। इसी तरह से ये मिश्रित क्रम है, तो मिश्रित क्रम में भी जो है आप ये थ्योरेटिकली ये पढ़ते हैं कि जो कैपिटल R है यह NR/M के बराबर हो जाए। तो मिश्रित क्रम में बाह्य परिपथ में जो धारा का मान है अधिकतम तब होगा जब बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में I बराबर NE/2R होता है, तो I बराबर NE/2R हो जाएगा। एक अभिसारी तथा एक अपसारी लेंस के फोकस दूरियां F1 और F2 हैं। यदि दोनों को संपर्क में रखा जाता है तो संयोजन की निम्नलिखित दशाओं में संयुक्त लेंस की प्रकृति लिखकर किरण आरेख बनाइए। F1 इज ग्रेटर देन F2, F1 इज लेस देन F2 एंड F1 इक्वल्स टू F2। और खगोलीय दूरदर्शी तथा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की तुलना निम्नलिखित के आधार पर कीजिए। अवयव आवर्धन क्षमता कारण से स्पष्ट कीजिए कि उपयुक्त में से किसी एक युक्ति को दूसरी युक्ति की तरफ प्रयुक्त किया जा सकता है। चलिए, अभिसारी लेंस की फोकस दूरी प्लस F1, अपसारी की माइनस, संयोजन की फोकस दूरी 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/-F2 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे, F बराबर F1 F2 अपान F2 माइनस F1 मिला। तो F1 इज ग्रेटर देन F2, तो इस स्थिति में इस सूत्र से F ऋणात्मक मिलेगा, यानी संयुक्त लेंस अपसारी लेंस की भांति करेगा काम। तो अपसारी का मतलब हो गया कि जो प्रकाश की किरणें आ रही थी उनको क्या करेगा, किरणों को फैलाएगा। ये किरणों को फैला रहा है। इसी तरह से दूसरी स्थिति में क्या होगा, F1 इज लेस देन F2 है, तो इसमें इस सूत्र से देखेंगे तो F धनात्मक होगा। ये उत्तल की तरह से काम करेगा, किसी एक जगह प्रतिबिंब बनाएगा। ये देखिए किरणों को एकत्रित करेगा। F1 बराबर F2 है, तो यहाँ अनंत होगा, तो जो प्रकाश की किरणें आएंगी वह उसके समानांतर बाहर चली जाएंगी, माने निकल जाएंगी, यानी समांतर प्लेट की तरह से ये काम करेगा। खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतर, ये अंतर होगा। अवयव माने अभिदृश्यक लेंस खगोलीय में लिखेंगे, संयुक्त में लिखेंगे, नेत्रिका के बारे में लिखेंगे, आवर्धन क्षमता के बारे में लिखेंगे। अब यहाँ पे नीचे पूछा गया था कि किसी एक युक्ति को क्या दूसरी की तरफ प्रयोग किया जा सकता है, तो प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने पर आवर्धन क्षमता का मान घट जाएगा, क्योंकि दूरदर्शी में FO इज मच ग्रेटर देन FE और सूक्ष्मदर्शी में FO इज स्मॉलर देन FE होता है। क्वेश्चन नंबर 8, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन को दर्शाइए। इसके आधार पर निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय ऊर्जा और एक हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। निम्नलिखित की गणना इस ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन के लिए कीजिए। बंधन ऊर्जा, आयनन विभव, ऊर्जा स्तरों की संख्या, कोणीय संवेग और गतिज ऊर्जा। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो ये तो द्रव्यमान संख्या और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में ये ग्राफ बन जाता है। ये 0, 20 से लेकर 240 और फिर ये 1 हाइड्रोजन से लेकर के ये यूरेनियम तक का ये दिखाया गया है। अब इसमें जो इसकी व्याख्या करनी है, तो व्याख्या में क्या होता है, इसमें जो द्रव्यमान संख्या 56 और उसके निकट के द्रव्यमान संख्या, ये नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8.8 प्रति न्यूक्लियन है, अतः ये नाभिक सबसे अस्थायी होते हैं। तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में क्या है कि जिनका 56 से कम होता है उनकी बंधन ऊर्जा धीरे धीरे घटने लगती है और 20 से कम द्रव्यमान के लिए नाभिकों के लिए बहुत तेजी से घट जाती है। इसलिए हल्के नाभिक आपस में जुड़कर बड़ा नाभिक बनाते हैं
और जिससे प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ जाती है और नाभिक अस्थायी हो जाते हैं। इसी प्रकार विखंडन की प्रक्रिया में जो बड़े वाले होते हैं उनकी ऊर्जा धीरे धीरे घटने लगती है और फिर वो टूट करके तो नाभिकीय ऊर्जा जो है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों ही अभिक्रियाओं में द्रव्यमान क्षति होती है और ये जो द्रव्यमान क्षति होती है इसी की वजह से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा जो है अवमुक्त होती है। इसका 8वां पार्ट है n बराबर 2 में हाइड्रोजन की जो बंधन ऊर्जा है -E2 के बराबर होगी। E2 दिया गया -3.4 eV, ये हो जाएगा +3.4 eV। n बराबर 2 में हाइड्रोजन का आयनन ऊर्जा E इंफिनिटी -E2 होगा, तो 0 माइनस 3.4 eV, तो ये 3.4 eV हो जाएगा। आयनन विभव इसका मतलब हो जाएगा 3.4 वोल्ट, ये वोल्ट लिखा हुआ है, वोल्ट है, 3.4 वोल्ट। ऊर्जा स्तरों की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु के लिए आणविक कक्षा में ऊर्जा स्तर En बराबर -13.6/n² eV होता है। अब इसमें जो है पहली में E1 बराबर -13.6/1 का स्क्वायर यानी -13.6, यानी हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा होगी यह -3.4 eV है। तो En बराबर इसको इक्वेट करेंगे और n का मान निकालेंगे तो n का मान 2 आ जाएगा, यानी ऊर्जा स्तरों की संख्या होगी 2। इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है NH/2π, तो n का मान यहाँ पे 2 है, 2 इंटू h प्लैंक कांस्टेंट 6.6 10⁻34 और अपान ये 2 इंटू पाई, तो 2 इंटू 22/7। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा 2.1 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा K बराबर -E, और ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये तो सीधे इसमें आ जाएगा। इसको ये जो यहाँ पर कोणीय संवेग है, तो कोणीय संवेग जो है ये बराबर mvr होता है, उससे भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह बल जो है किन किन फैक्टर पर निर्भर करता है, ये हमको फाइंड करना है। तो किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो है phi बराबर b.ds यानी bds cos थीटा होता है, phi b बराबर nba cos थीटा। और इसे अगर हम देखें तो चुंबकीय क्षेत्र b के परिमाण पर जिसमें कुंडली स्थित है, कुंडली के परिच्छेद क्षेत्रफल a पर और कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष अभिविन्यास थीटा पर निर्भर करता है। कुंडली में फेरों की संख्या n पर निर्भर करता है। और जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, तो किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है फैराडे के नियम के अनुसार। तो E बराबर -n d∅b/dt होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण है यह mod -n d∅b/dt होता है। तो E का मान n और फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली को परस्पर लंबवत रखें और इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा चालक की गति की दिशा को इंगित करे, तो हमारी मध्यमा उंगली प्रेरित धारा की दिशा यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को इंगित करती है। यानी इस फिगर से ये आपने पढ़ा हुआ है, तो इससे निकाला जाता है। इसका 8वां पार्ट है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर इसके बाद इसमें दिया गया कि जो विभिन्न प्रकार के क्षरण है उससे संबंधित है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो क्षरण है यह आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या होगा? तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली दोनों को पूरी तरह से प्रेरणिक माना जाता है, यानी दोनों कॉइल को प्रेरणिक, इसमें कोई दूसरा प्रतिरोध या धारिता नहीं होती है। तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है जिसके कोर में कोई ताम्र हानि, कोई लौह हानि या किसी तरह का कोई क्षरण फ्लक्स नहीं होता है।
प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली को एक दूसरे के ऊपर लपेटकर फ्लक्स क्षरण को कम किया जा सकता है। सेकेंड और थर्ड पार्ट का जो है कि प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली का प्रतिरोध, तो आदर्श ट्रांसफार्मर में कोई प्रतिरोध नहीं होता है, लेकिन वास्तविक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक बाइंडिंग में हमेशा कुछ प्रतिरोध होता है। प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य होना चाहिए, जिससे प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल EP बराबर द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वाहक बल ES के बराबर हो। तो एक सामान्य स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक बाइंडिंग में द्वितीयक की तुलना में उच्च प्रतिरोध होता है। यह इस तथ्य के कारण है कि अधिकांश प्राथमिक बाइंडिंग द्वितीयक बाइंडिंग की तुलना में छोटे तार आकार का उपयोग करती है। तार का आकार जितना छोटा होगा, दी गई लंबाई के लिए प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। शक्ति क्षय, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, इसलिए एक आदर्श ट्रांसफार्मर की निर्गत शक्ति बिल्कुल निवेशी शक्ति के बराबर होती है, यानी VS × IS बराबर VP × IP। यानी आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए दक्षता 100% होनी चाहिए, जो कि व्यवहार में संभव नहीं है, क्योंकि किसी न किसी प्रकार की कुछ न कुछ शक्ति का क्षय होता रहता है।